कार्बनिक यौगिकों की अगली श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक यौगिक का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है एरोमेटिक यौगिक या एरिन्स। एरोमेटिक यौगिक या एरिन्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो वैसे कार्बनिक यौगिक, यानी कैसे? वैसे कार्बनिक यौगिक जो बंद होंगे और बंद श्रृंखला में एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे कैसा यौगिक? एरोमेटिक यौगिक। इसको एरिन्स क्यों कहते हैं? यहाँ पे और एक नाम आया है। एरिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एरोमा नाम का गंध पाया जाता है। एरोमा नाम का गंध पाए जाने के कारण इसका नाम एरिन्स है, और जब इसको जलाएंगे तो ये लकड़ी के जैसा धुआं देते हुए जलता है। अब इसका हम लोग एक उदाहरण लिए हैं, इसको हम लोग देखते हैं संरचना बना के कि किस प्रकार द्विआबंध होगा। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका संरचना हम लोग बनाते हैं। 6 कार्बन होगा, साइक्लोहेक्सेन की तरह होगा ये, कुछ इस प्रकार। अब देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि एक को छोड़कर एक में द्विआबंध होगा। तो अगर हम यहाँ द्विआबंध देते हैं, इसको छोड़ के फिर यहाँ देना होगा, इसमें फिर नहीं देके यहाँ देंगे, और सभी में एक एक हाइड्रोजन। इसमें देखिए एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है, और साथ में इसका संरचना में जो भी कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 आबंध बनता है, वो भी पूरा होगा। देखिए 2 3 4, इसका 2 3 और इधर 4। तो इस प्रकार जो इसका संरचना है वो पूरी तरह से पूर्ण है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक यौगिक या एरिन्स। और बंद श्रृंखला वाले भी हैं इसी प्रकार सभी में। देखिए तो इसमें भी एक एक छोड़ के द्विआबंध है, ये सब में, ये गोल का अर्थ है एक छोड़ के एक द्विआबंध इसमें। यानी जितना यहाँ संरचना आप देख रहे हैं एरोमेटिक यौगिक में, एक कार्बन को छोड़ दूसरे कार्बन में द्विआबंध पाया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का खत्म होता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब हम इसी पार्ट में आगे बढ़ते हुए आगे का जो हम लोग का पार्ट है वो है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध हम लोग को अगला इसी पार्ट के टॉपिक में पढ़ना है। तो सहसंयोजी आबंध किसको बोलते हैं? पीछे आप लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का परिचय में पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक में कैसा आबंध पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध। उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो सहसंयोजी आबंध यानी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होने से, साझेदारी मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे, आपस में लेन देन करेंगे, साझा करेंगे और आबंध बनाएंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन का एक, इसका बाहरी कक्षा में इसका एक है तो और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने ही हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा, और यहाँ जो आबंध बनेगा देखिए एक डैश दिया हुआ है, एक डैश मतलब एकल आबंध, इसको एक ही चाहिए था। अब ऑक्सीजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब परमाणु संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा, यानी ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो ये अपने ही ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये ऑक्सीजन का क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए ये जो घेरा दिख रहा है, इस घेरे के हिसाब से अगर हम चलें तो ये 6 और इधर वाला 2, तो क्रॉस अगला ऑक्सीजन का लिए, और ये ऑक्सीजन जो क्रॉस में है ये डॉट वाला 2 को लिया, तो दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो इसको हम लोग इस प्रकार द्विआबंध को दिखाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन में त्रिआबंध पाया जाएगा। तो ये तो ऐसे ही यौगिक थे। अब हम लोग इसमें कार्बनिक यौगिक में देखते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग देखें, ये संरचना आप पीछे भी बना चुके हैं। तो मीथेन में देखिए कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 4 आपस में हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, तो 4 पहले से और 4 और, तो 8 हो गया इसका। हाइड्रोजन भी एक एक कार्बन के साथ करेगा, तो एक एक साझेदारी करेगा, तो एक एक डैश का साइन देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा आबंध? सहसंयोजी। यानी जितने कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कौन सा आबंध पाया जाएगा? तो सहसंयोजी आबंध। अब इसी के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजी आबंध में आगे बढ़ते हुए सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक किसको बोलते हैं? तो सहसंयोजी आबंध के द्वारा जो यौगिक का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। जैसे मीथेन सहसंयोजी आबंध है, इसमें देखिए मिथेनॉल, इसमें भी सहसंयोजी आबंध है, मिथेनोइकम, इसमें भी सहसंयोजी आबंध है। ये सब आगे हम लोग को प्रकार्यात्मक समूह एक टॉपिक आएगा, वहां पे पढ़ना है। तो ये आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं कि सभी में कैसा आबंध? साझेदारी वाला आबंध, तो इसको हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। अब इसी में सहसंयोजी यौगिक में क्या क्या गुण पाया जाएगा वो हम लोग को आगे पढ़ना है। जैसे पहला गुण है इसका भौतिक अवस्था। तो सहसंयोजी यौगिक भौतिक अवस्था मतलब वो ठोस, द्रव, गैस किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो सहसंयोजी जो यौगिक हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसका हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ठोस में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप देखें पाउडर फॉर्म में वो मिलता है, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। द्रव में आप देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल को आप समझ सकते हैं शराब,
चाहे वो महुआ वाला हो, चाहे विस्की, बियर, कुछ भी हो, वो सारे इथेनॉल हैं। तो इथेनॉल में भी देखिए ये द्रव में रहता है, ये कार्बनिक यौगिक है। मीथेन तो आप जान रहे हैं, तो ये पदार्थ का तीनों अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा हम लोग का जो है वो है गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक कार्बनिक यौगिक का कैसा होगा? गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? तो ये आयनिक नहीं है, आपस में क्या किससे बनते हैं? आपस में साझेदारी से बनते हैं। तो आकर्षण बल मजबूत नहीं होता है। मजबूत आकर्षण बल नहीं होने के कारण ये जो है वो मजबूत आबंध नहीं बनाते हैं, आयनिक आबंध ज्यादा मजबूत होता है, तो इसका आकर्षण बल कम होने के कारण गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और ये आयन भी फॉर्म नहीं करते हैं, आयन भी नहीं बनाते हैं, इसीलिए विद्युत की चालकता में अगर हम देखें तो ये सुचालक में नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे? ये आएंगे कुचालक में। अब जो चौथा गुण है जिसका नाम है विलेयता या घुलनशीलता, ये किस में घुलेगा? तो एकाध को छोड़ के, जैसे इथेनॉल को अगर आप ले लें, इथेनॉल जल में घुलनशील होता है, शराब और पानी आपस में मिल जाता है। लेकिन अगर हम दूसरा कार्बनिक यौगिक लें, जैसे पेट्रोल, डीजल या और भी मीथेन या जो भी लें, तो वो आपस में मिलते नहीं है। कहने का मतलब जो सहसंयोजी यौगिक है वो जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक घोल, पेट्रोल, डीजल, एस्टर, ये सब के साथ आपस में घुल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो वीडियो है वो सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी यौगिक का जो गुण है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद जो आगे का टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह, वो हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहे, स्किप इसे नहीं करें और आसानी से देखें, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाएगी।